Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. In our previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर को, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट्स सेकंड पार्ट एल्गोरिथम. एज पूरा जो हमारा टॉपिक का नेम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एल्गोरिथम को देखेंगे एंड उसकी फर्दर जो वीडियोस होंगी उनमें हम जो है इसकी आगे से जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी आप उसको देख सकते हैं. अगर कोई ऐसा बंदा कि जिसने अभी डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी और एल्गोरिथम वाली देख रहा है, तो आई विल प्रेफर कि आप पहले वो वाले देख लें ताकि वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर एल्गोरिथम्स की तरफ भी आप आ जाइएगा. So algorithm is a precise rule or set of rules specifying how to solve some problem. ये एक तरह का हमारे पास कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं. यहाँ एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स गिवन होते हैं कि जिनको फॉलो करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर इसके लिए ज़रूरी नहीं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही आप ये काम करते हो, आप किसी भी चीज़ का पहले एक एल्गोरिथम डिफाइन कर लेते हो. जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ मुझे सम का कोड लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा. एक होता है आप हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम इस तरह लिखते हो, एक होता है एल्गोरिथम बनाना. यहाँ आप लिखते हो कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है वो इनपुट लेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा टाइप्स को, फिर यूजर से इनपुट लेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, हम उधर फॉर्मूला लगाएंगे, एक z इक्वल होगा a प्लस बी और हम उसको a प्लस बी को z में स्टोर करवाएंगे, देन हम सी आउट करवा देंगे z को और एंड हो जाएगा. तो ये जो प्रॉपर हम स्टेप्स हैं इनको जो लिखते हैं ना एक रिटन फॉर्म में, ये होता है एल्गोरिथम. और अगर आपके पास एक प्रॉपर एल्गोरिथम लिखा हुआ है किसी भी कोड का, तो एक कोई भी प्रोफेशनल आपके एल्गोरिथम को देखकर आपका कोड जो है उसको उसके साथ डील कर सकता है. ठीक है, तो एल्गोरिथम्स बहुत ज़रूरी होते हैं. Algorithm is clearly defined set of instructions to be followed to solve a problem. Basically ये proper instructions जो हैं वो define किए होते हैं कि to be followed to solve a problem, जिनको follow करते हुए हम कोई problem solve कर सकते हैं. Algorithms are generally created independent of underlying programming language. As I told you before कि आपने चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में या सिंपल कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपने रिटन फॉर्म में एक एल्गोरिथम लिख दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये एल्गोरिथम मैंने सजेस्ट कर दिया. ठीक है, कुछ स्टेप्स बता दिए कि इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ये इंडिपेंडेंट होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. आप एल्गोरिथम लिखते हुए ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करते कि ये C++ या जावा के लिए होगी. ठीक है, आप तब जस्ट उसका सोल्यूशन लिख रहे होते हो. ये बाद में उस डेवलपर पे है कि वो किस तरह एल्गोरिथम को यूज़ करता है, देखते हुए कि ये किस लैंग्वेज के लिए सूटेबल रहेगा. So, from data structure point of view, following are some important categories of algorithm. तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट से देखें तो एल्गोरिथम की कुछ बेसिक टाइप्स हैं. हमारे पास एक सर्च का एल्गोरिथम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई आइटम सर्च करनी हो. सॉर्ट का एल्गोरिथम होता है अगर हमने किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, मतलब अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सॉर्ट का एल्गोरिथम लेंगे. इंसर्ट का एल्गोरिथम अगर मुझे अपने डाटा में या अपने सिस्टम में कोई नई चीज़ एंटर करवानी है, इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए इंसर्ट का एल्गोरिथम होगा. अपडेट अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए अपडेट का एल्गोरिथम. और अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट का एल्गोरिथम लिखते हैं. ये एल्गोरिथम्स प्री डिफाइंड होते हैं, हम इनको समझते हैं, इनको देखते हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं. अब ज़रूरी नहीं कि आप एक यूनिक सी एक नई चीज़ ही बनाओ तो वो ठीक है. आपके पास जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो. जैसे हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि शायद आपको याद हो. करेक्टनेस, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी. ये जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास थी डेटा स्ट्रक्चर की. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एल्गोरिथम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो होगी पहली बात अनएम्बिगुअस, कि जो आपका एल्गोरिथम अगर आप लिख रहे हो ना तो वो क्लियर होना चाहिए और वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए. ईच ऑफ इट्स स्टेप्स इनपुट आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग. अब अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है अनएम्बिगुअस का कि अगर बात में जो है ना वो एक ही मीनिंग को फॉलो कर रही हो, मल्टीपल उसके मीनिंग्स ना हो. ठीक है, जैसे एक राइट है और राइट है. अब एक राइट अगर हम बोल रहे हैं
कि राइट, यहाँ तो इसका मतलब हो सकता है लेफ्ट राइट वाला राइट, ठीक है, दाईं तरफ, या फिर राइट मतलब तुम ठीक कह रहे हो, या फिर एक और भी राइट हो सकता है, बिस्किट भी है राइट। यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई। तो आपने जब एल्गोरिथम लिखना है तो वो इतना क्लियर और इतना अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए कि उसके अंदर आपको ये टेंशन नहीं हो कि ये जो मीनिंग है क्या मल्टीपल इसके मीनिंग्स फॉल कर सकते हैं या नहीं, सबका एक ही मीनिंग होना चाहिए। इनपुट, तो एल्गोरिथम शुड हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। अगर आपने एक एल्गोरिथम लिख दिया तो उसमें जीरो या वेल डिफाइंड इनपुट हो सकते हैं। फिर उसमें कुछ आउटपुट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर एक एल्गोरिथम है तो उसमें आपने कुछ इनपुट किया है तो वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर देगा। तो इनपुट जीरो हो सकती है लेकिन आउटपुट जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इनपुट दिया है तो एटलीस्ट मिनिमम वन आउटपुट वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगा जो कि आपके इनपुट से मैच करता होगा। क्योंकि जैसा इनपुट मैं दे रही हूँ 2+2, तो उसे आउटपुट में मुझे 4 देना चाहिए ना। अगर वो मुझे आउटपुट में जो है वो कुछ सर्टेन या एक 5 दे रहा है तो ये तो एक गलत आंसर आ गया जो मेरे इनपुट से मैच नहीं करता। फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम लिखते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपने उसमें कोई ऐसा इनफाइनाइट लूप तो सेट नहीं कर दिया, कोई ऐसी आपने सिचुएशन तो नहीं लिख दी या कंडीशन तो नहीं ऐड कर दी कि जिससे वो फाइनाइट जो है वो फाइनाइटनेस आ गई उसके अंदर। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। फीसिबिलिटी, आपका एल्गोरिथम इस तरह का हो कि वो अवेलेबल हो, फीसिबल हो विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मुझे एल्गोरिथम भी ऐसा ही यूज़ करना चाहिए कि जिनमें मैं अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकूँ। इसकी बड़ी एक कॉमन चले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास घर में जो सामान है वो चॉकलेट केक का है, तो अब मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं चॉकलेट केक बनाने के, मैं उसी को बना सकती हूँ। अब मैं उससे पाइनएप्पल केक तो नहीं बना सकती ना, क्योंकि मेरे पास उसके रिसोर्सेज नहीं है। तो इनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि जितने रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास हार्ड है, आपके पास जो रैम या फिर जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अवेलेबल है, आप उसके साथ ही काम करोगे। इंडिपेंडेंट, एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन एंड विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि इस स्टेप के बाद आपको ये करना है, इस स्टेप के बाद आपको ये करना है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। तो चूंकि एल्गोरिथम का मतलब कोडिंग करना नहीं है, सिर्फ लिखना है स्टेप्स को, तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग कोड पे डिपेंड नहीं करते। और होप दैट यहाँ तक आपके लिए सब चीज़ें क्लियर होंगी कि एल्गोरिथम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एल्गोरिथम कैसे लिखा जा सकता है। डिज़ाइन करें एक एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल कही थी, इसका स्टेप 1 है, आप लिखोगे स्टार्ट और एंड, यानी स्टार्ट और स्टॉप तो मस्ट है, आपको शुरू हमेशा स्टार्ट और उसका एंडिंग वर्ड हमेशा स्टॉप ही लेना है। फिर उसके बाद फर्स्ट फेज में आप जो है वो इनपुट लेते हो, यानी कि डिक्लेयर कर दिए आपने 3 इंटीजर्स A, B एंड C, तो यहाँ आपने इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद आपने बता देना है उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, या तो आप यूज़र से इनपुट लोगे या फिर आप उसको रन करते टाइम उसकी वैल्यूज़ दोगे, या फिर पहले ही सेट कर दोगे कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। 4th स्टेप में मैं फॉर्मूला लगाऊंगी कि ऐड कर दो A और B की वैल्यूज़ को, ठीक है। जस्ट सपोज A की वैल्यू थी 5, B की वैल्यू 5 थी, यहाँ ऐड किया A + B, वो आ गया 5 + 5 वो हो गया 10। अब स्टोर करेंगे आउटपुट को। अब स्टेप 4 × C, तो अब जो मेरे पास सम करके जवाब आया A + B का, लाइक 5 + 5 = 10, तो मैंने वो 10 C में स्टोर करवा दिया और अब प्रिंट कर दो C। तो अगर किसी को C++ बेसिक आती है ना, तो वो ये एल्गोरिथम पढ़ के इसका कोड कर सकता है बहुत इजीली। तो ये यहाँ से थोड़ी समझ आई होगी कि एल्गोरिथम क्या होता है बेसिकली। एक और एग्जांपल है कि डिज़ाइन करें एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर एंड डिस्प्ले रिजल्ट। ये वही एग्जांपल है, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स में गिवन थी, यहाँ थोड़ी मैथमेटिक टर्मिनोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो एल्गोरिथम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें इंग्लिश वर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, उसमें मैथमेटिक टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे C में आपने A + B और डिस्प्ले C, थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स आ गई हैं। अब वाई स्टडी एल्गोरिथम, आखिर हम एल्गोरिथम्स को क्यों पढ़ते हैं? तो ये एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। गुड चॉइस,
मतलब अगर आपने एक अच्छा एल्गोरिथम लिखा है तो वो उससे आप एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन कर पाओगे। लेकिन अगर एक बुरा एल्गोरिथम लिखा है तो पुअर परफॉर्मेंस होगी आपके प्रोग्राम की, यानी आपने उसमें स्टेप्स ही क्लियरली डिफाइन नहीं किए, उसमें कहीं एम्बिग्यूटी रह गई या फाइनाइटनेस आ गई, ठीक है, या वो फिजिबल ना हो पाया, यानी जो एक एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो तो एक अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा। तो एग्जांपल है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास प्रॉब्लम है कि फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट के आउट ऑफ एन इंटीजर्स। मेरे पास एक डाटा है जिसमें नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, और मुझे उसमें से फाइंड करना है लार्जेस्ट एलिमेंट के। तो अगर जितनी जल्दी मैं उस के एलिमेंट को फाइंड कर पाऊंगी, ठीक है, तो वो आसान तरीका तो ये है ना कि मैं उसे सॉर्ट कर लूँ। हाँ, इस तरह ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास अगर हजारों की तादाद में डाटा है और मुझे उन हजारों में से बताना है कि जो सबसे कैपिटल या लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, तो मेरे लिए तो वो बहुत वर्स्ट वे होगा कि अगर मैं एक एक करके हर वैल्यू को चेक करूं, ठीक है। तो जो उसमें जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो ये है कि मैं उसको सॉर्ट कर लूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बड़ी इजीली मुझे पता चल जाएगा विद इन मिनट कि इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो डिफरेंट एल्गोरिथम परफॉर्म बेटर ऑन डिफरेंट इनपुट। तो उसने कहा कि एल्गोरिथम्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट इनपुट पे, मतलब आपको इनपुट साइज को अपने माइंड में रखना जरूर होता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। आपका इनपुट साइज जैसा होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके साथ वेरी करेगी। अब नोटेशन क्या है एल्गोरिथम की, तो ये अगर आप इसको नोटेशनली एक्सप्लेन करना चाहो कि आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखते हो, ठीक है, और जो इनपुट देते हो और कंप्यूटर जो है उसका आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ये जस्ट एक नोटेशनल इसकी एग्जांपल है। अब आप एल्गोरिथम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, तो ये वही बात है कि एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन हो सकती है इंग्लिश या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज से फेमिलियर होता है वो उसमें एल्गोरिथम लिख लेता है। पर एज इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ताकि अगर किसी को जॉब छोड़नी पड़ रही है, उसकी जगह कोई और आ रहा है, तो उसको भी इजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर रियल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप सिंपल C++ जावा को इंग्लिश के साथ मर्ज करके जो है वो लिख सकते हो। सूडो कोड सी लाइक प्रोग्राम या प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर आप वो प्रोग्रामिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश तीनों को मिला भी दो तो भी वो एक एल्गोरिथम ही बनता है। जस्ट एक एक्सप्लेनेशन कि जिससे यूजर को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपने क्या लिखा और वो उसको इजीली समझ के कोड कर सके, वो एल्गोरिथम है आपके पास। तो बेसिक इश्यूज क्या आते हैं हमारे पास एल्गोरिथम से रिलेटेड, कि हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन कैसे करें, हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें, उसकी करेक्टनेस को कैसे प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी एनालिसिस, तो वो दो तरह से हम करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, थियोरेटिकल एनालिसिस, एम्पेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमैलिटी। तो ये जो बेसिकली थियोरेटिकल एनालिसिस है और जो एम्पेरिकल एनालिसिस है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी काफ़ी डिटेल से, क्योंकि इसके साथ ही हम आगे से जो उसकी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हैं, वो पूरे एक स्ट्रक्चर को जो है वो देखेंगे कि किस तरह जो है वो लिंक लिस्ट क्या होती है, अरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ताकि आप ज़्यादा फेमिलियर हो सके इस कोर्स से। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी, देयर आर ऑफन मेनी एल्गोरिथम फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम है उसके लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको तो वो एल्गोरिथम चाहिए ना कि जो बेस्ट आपकी मीट कर सके आपकी प्रॉब्लम से। सबसे पहले आप चूज कैसे करते हो कि कौन सा एल्गोरिथम बहुत बेस्ट है। अब मेरे पास 5-6 एल्गोरिथम्स है, मुझे उनमें से एक चूज करना है। सो हाउ कुड आई चूज इट? फर्स्ट वन इज गोल्स ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, कि प्रोग्राम के डिजाइन का गोल है कि एल्गोरिथम इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसका कोड किया जा सकता हो, उसको डिबग किया जा सकता हो, और वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकता हो। तो ये बेसिकली कुछ एम्स हैं जो पूरे होने जरूरी हैं। हाउ टू मेजर एफिशिएंसी, और अगर मुझे मेजर करना है कि कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से ये एल्गोरिथम काम करेगा, तो आप उसका एम्पिरिकल कंपैरिजन करते हो, यानी उसको सिंपल रन करते हो और देखते हो रन करके कि हाँ भाई ये कितना टाइम ले रहा है रन होने में, स्पेस कितनी ले रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। सिंपैथेटिक एल्गोरिथम एनालिसिस, कि विदाउट रनिंग प्रोग्राम आप उसका ड्राई रन देखते हो, और ड्राई रन देखने के बाद जो है वो आप अंडरस्टैंड करते हो कि वाया ये कंप्यूटर जो है मेरा किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रनिंग टाइम,
तो बेसिकली आप ये भी देखते हो कि उसके रन टाइम अगर बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, कंपाइल होने में, तो किस वजह से जो है ये इतना टाइम ले रहा है, तो वो है उसका साइज ऑफ इनपुट, कि जितना टाइम जितनी ज़्यादा उसकी इनपुट आप बढ़ावा दोगे उतना टाइम वो रन होने में लेगा। तो जब आप एक एल्गोरिथम लिखते हो तो उसकी एफिशिएंसी के लिए इन चीज़ों को नज़र में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। सो नॉट ऑल इनपुट्स ऑफ गिवन साइज टेक द सेम टाइम। अगर आपके पास इनपुट्स हैं और सब इनपुट का साइज सेम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तीनों सेम ही जो है वो टाइम लेंगी। सिनेरियो में फ़र्क आ सकता है ना, डेटा टाइप में फ़र्क आ सकता है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास अगर इनपुट्स हैं, एक भी 5 है, दूसरी भी 5 है, तीसरी भी 5 है और वो तीनों सेम ही टाइम ले, तो उसके लिए हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं, एक बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। यहाँ पर हमने वही एग्जांपल लेनी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास के को सर्च करना है, मुझे एक अरे या एन इंटीजर की, मतलब बहुत सा डाटा है ह्यूज, और उसके अंदर मुझे एक अरे जो है उसमें से मुझे बहुत सारे ह्यूज डाटा में से एक एलिमेंट सर्च करना है, तो बेस्ट केस तो ये है ना कि मैं उसको जो है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट हो अरे का, कि मुझे ढूंढना ही ना पड़े, वो मुझे फटाफट मिल गया। वर्स्ट केस तो ये है कि सर्च मस्ट विजिट एवरी एलिमेंट वंस, कि मैं हर एलिमेंट को एक एक करके देखती जाऊं और जहां मुझे मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाए मैं कहूँ ओके दैट्स इट, मेरा एलिमेंट मिल गया। इसमें क्या नुकसान है, इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरी एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये इसलिए वर्स्ट केस है। एवरेज केस ये है कि assuming the value search for is the list, each list element is equally likely to the value search for and the search visit only and by 2 elements। तो एवरेज केस ये है कि मैं उसको डिवाइड कर लूँ और बारी बारी चेक कर लूँ, पहले इस तरफ और इस तरफ, तो इसके लिए ज़्यादा लाइकली है कि मेरी एफर्ट कम लगेगी, डिवीजन हो जाएगा, टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगेगा और मेरे लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह अलग अलग केसेस में जो है वो इसको डिवाइड करते हैं। एडीटी हमारे पास जो है, मेरे ख्याल से ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद सेट ऑफ ऑपरेशन। अगर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ ऑपरेशन जो है वो लिंक कर देते हो तो ये एडीटी है। इसकी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से बहुत बेहतर है आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना वो एडीटी होते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे लिंक, स्टैक है, लिस्ट है, क्यू है, और उनके साथ अगर हम कुछ ऑपरेशंस को अटैच कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक अरे है, उसमें इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, मर्जिंग और मॉडिफाई इस तरह के ऑपरेशन आ गए हैं, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये एडीटी है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। लेकिन जो इंटीजर, रियल, बूलियंस हैं ये सिंपल डेटा टाइप्स हैं। सो अगर रिलियन, अगर हमारे पास कुछ दूसरी डेटा टाइप्स हैं उनके साथ भी हम उनके अब एसोसिएटेड ऑपरेशंस लगा दें कि जो उन्हीं के साथ यूज़ होते हों, तो हम उन्हें भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कह सकते हैं। तो ये जो है वो एक जनरल सी टर्मिनोलॉजी है जिसका सिर्फ पता होना ज़रूरी है। बेसिकली जो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सिर्फ याद रखने की चीज़ें हैं, हम इन्हें अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप एल्गोरिथम्स छोटे मोटे ही लिखोगे ना, अपने प्रोजेक्ट के लिए लिख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं उसका एक एल्गोरिथम लिख रही हूँ। तो ये सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। बेसिक काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और आई होप सो कि एवरीथिंग इज़ क्लियर इन केस ऑफ